नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए कंट्रोल रूम, हेमंत जी को जोड़िए, फटाफट लाइए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। हमेशा इस देश का बौद्धिक वर्ग एक बात पर पूरी तरह सहमत है, आम सहमति है कि अगर इस देश का सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज ये ईमानदार हो, इनकी रीढ़ सीधी हो, तो फिर सत्ता में कोई भी हो, ये मोदी एक मोदी नहीं, ऐसे लाखों मोदी आ जाए। इस देश के लोकतंत्र का, इस देश के संविधान का बाल बांका कोई नहीं कर सकता। इस पर सभी एकमत हैं, जितने भी लोकतंत्र संविधान के समर्थक हैं और बौद्धिक लोग हैं, सब सहमत हैं। लेकिन न्यायपालिका पर उंगलियां उठ रही हैं, और अब तो उंगलियां क्या, अब तो पांचों उंगलियां उठ करके मुट्ठी बनती जा रही, इतनी उंगलियां उठ रही। लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट में अभी भी वो चिराग जल रहा है, जिस चिराग से पूरी न्यायिक व्यवस्था फिर से उजाले में आ सके। दो जज, एक पर तो हमने कई कार्यक्रम किए हैं, उनके रिटायरमेंट पर भी कार्यक्रम किया था, और ऐतिहासिक था रिटायरमेंट। वो याद है मुझे, ऐतिहासिक रिटायरमेंट, जब सुप्रीम कोर्ट के गलियारे में भी जगह नहीं थी, खड़े होने की जगह नहीं थी। जस्टिस अभय एस ओका, अभय एस ओक कुछ लोग कहते हैं, अब एग्जैक्ट तो वो बता पाएंगे, लेकिन हम जो भी कहें, जस्टिस अभय एस ओक कह लें, जस्टिस अभय एस ओका कह लें, सल्यूट करते हैं। रिटायर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ जब भी उनके बेंच की खबर आती थी, तो दो जजों की बेंच होती थी, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां। ये ऐसी जुगलबंदी थी, एक साथ दो ईमानदार, दो रीढ़ वाले ऐसे जज जिस बेंच में होते थे, तमाम सरकारी साजिशें, तमाम व्यवस्थागत साजिशें, प्रशासनिक साजिशें, बुलडोजर सबको उलट देते थे। देश के संविधान के मुताबिक ही हर फैसला हुआ। सत्ता, ताकत कुछ नहीं देखा, और भगवान से भी पूछ के कोई फैसला नहीं किया। चंद्रचूड़ टाइम संविधान से पूछ के फैसला किया। फैसला न्यायपालिका में संविधान से पूछ के होता है, भगवान से पूछ के नहीं होता। क्षमा करें अगर कोई सनातनी और किसी को ठेस पहुंचे तो। सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये दो जज मौजूद थे, मंच पर थे, और बारी बारी दोनों ने माइक थाम लिया। मौका मेरे जैसे लोकतंत्रवादी और संविधानवादियों के लिए तो बहुत खुशी का था। दोनों ने माइक थामा, और जो बोला है अगर उसके कुछ सारांश आप तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि आपको भी ऑक्सीजन मिले। उसके सार को अगर समझेंगे ना, तो मोदी, होसबोले, भागवत, संघ, संविधान बदलने की कोशिश करने वाले, धनखड़, शिवराज, हिमंता बिश्वा शर्मा, ये जितने हैं संविधान पर वक्र दृष्टि रखे हुए, इन सब के होश फाख्ता हो गए, होश उड़ गए। सीधा कहा इन दोनों जजों ने सुप्रीम कोर्ट में, और साहसी और निडर, मतलब जैसे जज हैं इनसे और ज्यादा साहसी और निडर जजों की जरूरत है। किस लिए? संविधान की रक्षा के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए देश के। ये बात अगर खुले मंच से जस्टिस ओक और जस्टिस भुइयां ने कहा, तो इस देश में जितने लोकतंत्रवादी और संविधानवादी हैं, ये दिमाग में बैठा ले कि संविधान पर खतरा है। तभी तो कहा, तभी तो कहा। सीधा अब हम चलेंगे हेमंत भाई के पास। एक बस पहला मैं उज्जवल भुइयां साहब का स्टेटमेंट दिखा देता हूं, हेडलाइन, बाकी सब पढ़ेंगे, बताएंगे हेमंत जी। वी नीड मोर बोल्ड एंड करेजियस जजेज, दैट इज हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन विल सर्वाइव, जस्टिस उज्जवल भुइयां। कुछ लोग इनके नाम में भी ये कुछ भुयान लिखते हैं, लेकिन जो हम पढ़ते आए हैं वही हम बताएंगे। जस्टिस उज्जवल भुइयां, हमें और साहसी और निडर जजों की जरूरत है, ताकि संविधान को बचाया जा सके, तभी बचाया जा पाएगा संविधान। चलिए हटा दीजिए इसको। हेमंत भाई, पहले जस्टिस भुइयां की इस टिप्पणी के कितने गहरे और कितने दूर तक के मायने हैं वो, और फिर जस्टिस हो। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये जो जस्टिस उज्जवल भुइयां ने जो बात कही ना, इसका अवसर बड़ा महत्वपूर्ण है। ये किस अवसर पर कही और कहां कही?
ये बात उन्होंने कही जो जस्टिस ओक की, जो अभी आपको पता है हाल ही में वो रिटायर हुए हैं, उनका विदाई समारोह था। और विदाई समारोह कहा था बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा का एक ज्वाइंट फंक्शन था। वहां उन्होंने अपना पूरा दिल खोल के रख दिया, पूरा दिल खोल के रख दिया। पूरा सर्विंग जज के लिए बहुत बड़ी बात होती है आशीष भाई। और ऐसी ऐसी बातें कही है, आपको जब मैं बताऊंगा तो आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे कि ऐसे हिमाकती जज हैं। हिमाकती, एक तो हिम्मती होता है, एक हिमाकती जज है जो मोदी के सबसे प्रिय वकील और सबसे प्रिय एडिटर, उनके बाद उनको अभी आईना दिखा दिया भरी सभा के अंदर। अभी आऊंगा उस पर, थोड़ा दर्शक भी थोड़ा इंतजार करें। जस्टिस उज्जवल भैया ने कहा क्या? उन्होंने कहा हमें और बहादुर और साहसी जज चाहिए, तभी हम संविधान को बचा पाएंगे। स्टार्टेड विद दिस। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हर एक लोकतंत्र का जो मूल आधार है वो है कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। उसके बिना लोकतंत्र ना पलवित हो सकता है, ना पोषित हो सकता है, ना आगे बढ़ सकता है। इसके लिए देश को स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे जजों की जरूरत है जो राजनीतिक हवाओं में ना बहे, राजनीतिक हवाओं में ना बहे, कोर्ट राजनीतिक हवाओं में ना बहे। और यही जस्टिस ओक की न्याय यात्रा, क्योंकि जस्टिस ओक साथ में बैठे थे उनके, अभी रिटायर हुए ये सर्विस में। तो उनका इशारा ये था कि जो मेरे साथ बैठे हैं मेरे कुलीग जज, ये कभी न्यायिक जो राजनीतिक हवाओं में कभी बहे नहीं। इशारे इशारों में बहुत कुछ उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि फिर एनजेएसी का जिक्र किया, जो भारतीय जनता पार्टी, संघ, सनातन, जितने भी आपके दोस्त हैं ये सारे, उन सब की दुख तीरक क्या है? एनजेएसी। तो जस्टिस बुरहान ने एनजेएसी का जिक्र किया और सीधा सीधा जो टिप्पणी की वो मोदी जी के सबसे प्रिय वकील, गुजरात के समय के ध्यान होगा आपको, अरुण जेटली जी, उसको भी इन्वोक कर दिया। हालांकि वो दिवंगत है, इस देश के कानून मंत्री रहे। उन्होंने एनजेएसी का जिक्र किया जस्टिस बुरहान ने, और कहा क्या, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम को हटाने के लिए एनजेएसी लाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि संविधान के मुताबिक जो शक्तियों का बंटवारा है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिकों के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं हस्तक्षेप था, और ये न्यायालय की आजादी के अंदर भी हस्तक्षेप था, इसलिए इसको खारिज कर दिया गया। और फिर उन्होंने एक रेफरेंस दिया जिसको दर्शक सुनना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि जो उस समय के मंत्री थे, कानून मंत्री, जो जिन्होंने पास कराया था संसद से, अरुण जेटली जी, वो इससे बेहद खफा थे। जेटली बेहद खफा थे, और पूरा रेफरेंस दिया उन्होंने कहा कि ये जो अचयनित जज है, क्योंकि आपको पता है कॉलेजियम से जज बनते हैं हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको कहा उन्होंने अनसेलेक्टेड, अचयनित। अचयनित जजों का आतंक है। एनजेसी को खारिज करना अनसेलेक्टेड जजों का आतंक है, टायरनी ऑफ अनसेलेक्टेड जजेस, दैट्स व्हाट ही कॉल्ड इट। और उसके बाद कहा कि वे इस बात से परेशान थे, जस्टिस बुरहान कह रही, मोदी की सरकार में जेटली के बारे में खुले मंच पर महाराष्ट्र और गोवा की बार काउंसिल के सामने वो कहते हैं कि साहब इस बात से परेशान थे कि संसद द्वारा पारित कोई कानून किस तरीके से अनसेलेक्टेड जजेस उसको खारिज कर सकते हैं। लेकिन, और फिर वो अपनी कमेंट पे आते हैं, लेकिन उनकी ये आपत्ति गैर वाजिब थी, जस्टिस बुरहान कह रही है, और इसका लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। तो जितने इस देश के संविधान की दुर्दांत प्रतिभाएं है ना, जगदीप धनखड़ जैसे तमाम, जगदीप धनखड़ उन सब के अगुवा है, झंडा बरदार, उन सब के लिए ये आईना है जो कुछ जस्टिस बुरहान ने भरी सभा में कह दिया। क्या कहते हैं ये? कि संसद से ऊपर कुछ नहीं है, संविधान का कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता। आप सोचिए, ये कहते हैं मैं वकील हूं, 2 दिन पहले क्या कह रहे थे कि संविधान के अंदर ये शब्द नहीं होने चाहिए, ये उसके अंदर उसकी आत्मा में चुभते हैं। अरे ये शब्द कहां से लेकर के आते हो आप? केवल संघ को खुश करने के लिए? भाई आप संघ के एकलव्य हो, आपने राज्यसभा के अंदर बता दिया, वो पर्याप्त है। उनके आप ब्लू आइड बॉय हो गए, कोई समस्या नहीं। कम से कम एक संवैधानिक पद पर बैठ करके संविधान पर टिप्पणियां तो मत कीजिए। आशीष भाई, मेरा एक सवाल है, धनखड़ साहब ने जो ओथ ली थी, चाहे राज्यपाल की, चाहे 89 में सांसद की 1989 में, चाहे अब उपराष्ट्रपति की, शपथ तो उसी संविधान की ली थी ना। और उसी संविधान के अंदर वो तीनों शब्द मौजूद है प्रस्तावना के अंदर। तो जगदीप धनखड़ जी अगर इतने ही मजबूत आदमी है तो उनको कहना चाहिए था कि पहले प्रस्तावना बदलिए तब शपथ लूंगा, नहीं तो मैं शपथ नहीं लेता। वैसा तो उन्होंने किया नहीं। तो जस्टिस बुरहान की जो ये टिप्पणी है, बहुत मैंने आपको सारगर्भित बताई है, ज्यादा खोला नहीं इसको, बोला तो उन्होंने बहुत कुछ है। ये जो रेलेवेंट है आज के पर्सपेक्टिव में कि किस तरीके से आज के समय में संविधान को देखा जाना चाहिए, जुडिशरी को देखा जाना चाहिए, किस तरह के जजेस होने चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने एक बेंच पर बैठे हुए व्यक्ति, सुप्रीम कोर्ट की बेंच पर बैठे आदमी की ये बात कहना
ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत रेलेवेंट है, बहुत समसामयिक है और आज के दौर की पुकार है। जस्टिस भुयान ने ये जो कुछ कहा और उसके बाद जस्टिस ओक ने तो जो कहा, उनका तो आप ये कह सकते हैं कि वो रिटायर हो गए, तो वो तो खुल के बैटिंग कर सकते हैं, हर एक बॉल को स्टेडियम से बाहर मार सकते हैं। लेकिन भुयान साहब का बेंच पे होने के बावजूद, सर्विंग जज होने के बावजूद ये सारी बातें कहना अपने आप में जुडिशरी के अंदर एक खास वर्ग की बेचैनी को दिखाता है, एक खास तरह की बेचैनी को। और वो बात जो जस्टिस ओका की जब आप चर्चा करोगे, उसमें एक एक बात मैं खास खोल के बात बताऊंगा। मैं दर्शकों से क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसा वही कहना गिद्ध दृष्टि वाले बैठे रहते हैं काटने के लिए, कहेंगे खास वर्ग, मतलब हमने कहा अधिवक्ताओं खास वर्ग को, और समझिए विशेष वर्ग, और विशेष वर्ग वो देश के लिए जो विशेष हैं, वो वर्ग है वो जजों का। ये खास वर्ग को कई बार क्या है कि खास वर्ग जब से इस संघ वाला इकोसिस्टम आया, तब से खास वर्ग को निगेटिव में लोग लेते हैं कि खास वर्ग, वो खास वर्ग जो देश को, देश के संविधान को सर्वोपरि मानता है, वो खास वर्ग की बात किया है हेमंत जी ने, इसलिए मैंने रोका से। वो मनु को नहीं मानने वाले, संविधान को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, वो खास वर्ग है। बाकी आम वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है हेमंत भाई, कंटिन्यू करिए। वो लोग पकड़ते हैं खास वर्ग मतलब। हाँ। तो आशीष भाई, ये तो हुआ जस्टिस बुयार ने, जो उनका मेन जो जिसको स्पीकिंग पार्ट जो था उसका, जो लोगों, बाकी तो लीगल चीजें हैं, कानूनी, उसमें ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं। उसके बाद जस्टिस अभय एस ओक जो रिटायर हुए अभी रिसेंटली, और जिनका जिस तरीके से वो फेयरवेल हुई वो आपने देखा, तो उसके बाद वो खड़े हुए और उन्होंने जो फिर जो दिया, वो ना केवल मौजूदा जजों के लिए, बाकी भविष्य में कोई भी व्यक्ति जो जज बनने की परिकल्पना करता है, लोअर जुडिशरी लेकर के टॉप जुडिशरी तक, सीजीआई तक, उनके लिए उन्होंने एक तरीके से बाइबल पढ़ डाली, यानी कि एक धर्म ग्रंथ पढ़ डाला कि एक जज का धर्म क्या होता है, धर्म क्या है। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई जज शपथ लेता है, तो जब भी कोई शपथ के बाद न्याय की सोचे वो हमेशा, जज का केवल एक काम है, जैसे ही शपथ ली उसके बाद केवल न्याय की सोचे, भविष्य की संभावनाओं की नहीं। वो सीधा सीधा किस पे टारगेट कर रहे थे आप समझ लीजिए, जो अरुण जेटली जी कहा करते हैं ना कि जो रिटायरमेंट से पहले के फैसले रिटायरमेंट से बाद की नियुक्ति का आधार बनते हैं, तो उन्होंने उसी बात को अपने अंदाज में कहा। उन्होंने कहा कि कभी भी ये मत सोचिए कि फैसला लेते समय कि इससे भविष्य की संभावनाएं क्या होंगी। दिखा देते हैं, एक एक स्टेटमेंट दिखा देते हैं, आप उसके साथ बताएंगे तो और बेहतर होगा। हाँ बताइए। तो उन्होंने कहा कि जब जजमेंट देते हो आप, तो कभी मत सोचिएगा फ्यूचर पर्सपेक्टिव, बिल्कुल यही बात मैंने आपको कही अभी। और उन्होंने कहा कि जो भी आप फैसला देते हैं, केवल एक ही चीज का ध्यान रखें, फैसले के निहितार्थ के बारे में कभी ना सोचें, केवल एक ही कसौटी रखें कि आपका फैसला संविधान के चारों फ्रेम के अंदर है या नहीं। कभी मत सोचें कि जनता, कोई राजनेता या कोई भी व्यक्ति आपके फैसले के बारे में क्या सोचेगा। ये बात उन्होंने जो कही है, वो आज की जुडिशरी पे इससे बढ़िया टिप्पणी कोई हो नहीं सकती। क्योंकि आप देखते हो आजकल कि आप मुझे बेंच बताओ, मैं आपको फैसला बता दूंगा। आज की तारीख में हालत ये हो चुकी है तमाम जगह, ये क्या नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा, जस्टिस ओक ने फिर इसको स्पष्ट किया फर्दर आशीष भाई, उन्होंने कहा कि हमेशा ये नहीं होता कि किसी राजनेता के खिलाफ आपका कोई फैसला है वो सबसे अच्छा निर्णय हो। ये भी कहा उन्होंने, कभी कभी आपका निर्णय राजनेताओं के पक्ष में भी हो सकता है, लेकिन ये संविधान के चारों फ्रेम के भीतर होना बहुत जरूरी है। ये बात कही उन्होंने। उन्होंने कहा कि कभी ना सोचें कि आपके निर्णय की वजह से आपकी भविष्य की संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा। आपने निर्णय से कभी किसी को खुश करने के बारे में नहीं सोचे। इस बात की चिंता चलाते जाएंगे जी, इस पर आऊंगा अभी, थोड़ा सा आगे चलेंगे। उन्होंने कहा इस बात की चिंता कभी मत करो कि लोग तुम्हारे और तुम्हारे फैसले के बारे में क्या सोचेंगे। और जब ये इंपॉर्टेंट बात है जो ये आपने दिखाया ना लाइव लॉ का कोट, इससे पहले वाला जो कोट पढ़ रहा हूं मैं, उन्होंने कहा बहुत से जज, आशीष भाई बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मार्के की बात है, उन्होंने कहा बहुत से जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंच पाए और ना ही वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बन पाए। वास्तव में कुछ जज सीजीआई बन भी गए और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच भी गए, लेकिन हम उनके बारे में भूल जाते हैं। यानी कि वो उनको याद कर रहे हैं जो नहीं पहुंच पाए और उनको भूल रहे हैं जो पहुंच गए। ये फर्क बताता है वो जुडिशरी के क्या बेंचमार्क होने चाहिए, वो ये बता रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जस्टिस कृष्ण अय्यर, जस्टिस छागला, जस्टिस रानाडे, जस्टिस चित्तोष मुखर्जी और यहां तक कि सीजे पीडी देसाई जैसे जज भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए। नाम लिया बाकायदा उन्होंने। लेकिन जब भी हम किसी कानून, हाँ ठीक है, ये सामने है देखिए। हाँ जी, नहीं ये आगे आएगा, इसमें आगे आएगा।
फिर उन्होंने कहा कि लेकिन जब भी हम किसी कानून के बारे में बात करते हैं तो हम केवल इन जजों के नाम का उल्लेख करते हैं, लेकिन हम उन लोगों का नाम कभी नहीं लेते जो सुप्रीम कोर्ट के जज या सीजीआई बन गए। यानी कि जो लोग मिस कर गए उनको देश याद करता है, और जो बन गए उनको देश भूल चुका है। जो आपके जो परमात्मा से पूछ के फैसले देते थे उनका भी हल्का सा इशारा समझ गए होंगे आप, कि जो बन गए उनको देश भूल जाता है। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, ये था जो कोर्ट, इसको ऊपर से दिखाइएगा, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जे मुखर्जी को सीजीआई पद की पेशकश की थी, तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट न्यायाधीश को सीजीआई आपने नहीं बनाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हमें ऐसे न्यायाधीशों के बारे में बोलने की जरूरत है। यानी कि मैं आपको सीजीआई बना रहा हूं और आप कह रहे हैं नथिंग डूइंग, सीनियर मोस्ट को बनाइए। ये होती है नैतिकता, ये होता है सम्मान, एक अपने वरिष्ठों का, सारे एक सिस्टम का सम्मान है। ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति एचआर खन्ना, जो आप यहां पे दिखा रहे हैं, खन्ना ने प्रसिद्ध एडीएम शुक्ला मामले में अल्पमत का फैसला सुनाया था। अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि वे अपनी पत्नी के साथ हरिद्वार गए थे और उक्त मामले में फैसला सुनाने से एक दिन पहले उन्होंने अपनी पत्नी को से कहा था कि वे अब देश के सीजीआई नहीं बनेंगे, क्योंकि अकेला फैसला डाइसेंट नोट था, और ऐसा ही हुआ भी, वो नहीं बने। जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा थे, तो उसका जिक्र ये कर रहे हैं। तो जस्टिस ओक कहते हैं कि इन सब बातों से हमें केवल एक ही सीख मिलती है कि न्यायाधीशों को केवल कानून और योग्यता के आधार पर फैसला देना चाहिए और किसी अन्य चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और अन्य चीज क्या है वो आपको भी पता है, पोस्ट रिटायरमेंट, अपॉइंटमेंट्स और वटेवर। और फिर महाराष्ट्र की निचली अदालतों का जिक्र किया उन्होंने। फिर महाराष्ट्र में जो बेंच स्ट्रेंथ है पूरी नहीं है, उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश की सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है और होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई इतने लोगों पर इतना वो होने चाहिए, उसके बावजूद भी वो जजों की नियुक्ति नहीं होती। और जब नियुक्ति पोस्ट खाली रहेंगी तो केसेस की पेंडिंग की संख्या बढ़ेगी। और फिर जज जो ये वकील हड़ताल वगैरह करते हैं, उसके बारे में उन्होंने कहा कि जब भी कोई डेथ भी होती है तो भी हड़ताल ना करें, बल्कि उस दिवंगत आत्मा की श्रद्धा के लिए, उसको श्रद्धांजलि के लिए उस दिन डबल काम करें। तो ये उन्होंने एक अपनी जो भावी पीढ़ी है वकीलों को लेकर के उसको। और फिर जो उन्होंने सबसे बड़ी दुखती रग है शीश भाई आज की जुडिशरी की, वो है कॉलेजियम सिस्टम की रिकमेंडेशंस का सरकार के द्वारा मनमर्जी से माने जाना या खारिज किए जाना। ये सबसे बड़ी बीमारी आपको पता है, और इस सरकार में खासतौर पर। तो उन्होंने चिंता जताई जस्टिस ओक ने। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर अमल नहीं हो रहा है। एक वकील को जिसे हाईकोर्ट जज के तौर पर पदोन्नत करने की सिफारिश की जाती है, उसे मंजूरी मिलने के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ता है। वो अपना काम भी खो देते हैं इस दौरान। और आज स्थिति है कि जब कुछ अच्छे वकीलों से जज बनने का अनुरोध किया जाता है तो वे सीधे मना कर देते हैं, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। हर कोई कह रहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट एक बेहतरीन हाईकोर्ट है और ये 160 सालों से यहां है। बॉम्बे हाईकोर्ट के बारे में कह रहे हो, लेकिन कोई इस बारे में नहीं बोलता कि हाईकोर्ट ने आज तक जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसकी 92 जजेस की, उसके साथ काम क्यों नहीं किया। यानी कि बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर लगातार वैकेंसी क्यों रहती है, ये जस्टिस ओक कह रहे हैं बार काउंसिल के अंदर खड़े होकर। हमें इस पहलू पर ध्यान देने की जरूरत है। और फिर वो आते हैं उस बीमारी पर जिससे आम आदमी दुखी है। उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह है कि जज जो है जमानत के आदेश ही पारित नहीं कर रहे, जबकि रूल क्या है, बेल इज रूल, बेल इज रूल। लेकिन हो क्या रहा है, और जेल इज एक्सेप्शन। लेकिन आज की तारीख में बेल इज एक्सेप्शन एंड जेल इज रूल सिलेक्टिव केसेस के अंदर। तो उन्होंने कहा कि आज स्थिति यह कि जज जमानत आदेश पारित नहीं कर रहे हैं ऐसे अपराधों के लिए जहां आमतौर पर मजिस्ट्रेट जमानत दे देते हैं, आरोपी को जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आने के लिए मजबूर होना पड़ता है। माहौल की बात कर रहे हो, माहौल कि जिसका जमानत मजिस्ट्रेट ले लेता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या उससे भी नीचे लेवल पे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में आना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो द्वारा जजों की नियुक्ति की जो है उसको सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए, नहीं तो जो लंबित मामले हैं उनकी संख्या यूं ही बढ़ती जाएगी। और फिर वो सारी बातें उन्होंने कही कि वर्क सस्पेंशन, हड़ताल, इन सब चीजों से बच करके केवल और केवल जुडिशरी के उसमें, न्याय के उसमें काम करना चाहिए। तो बेसिकली उन्होंने अपने पूरे के पूरे जो वकालत के जो लोग हैं उनको, सरकार को, टॉप जुडिशरी को, वकीलों को, हर उस पहलू को एड्रेस किया जो आज देश का आम आदमी जानना चाहता है, सुनना चाहता है, समझना चाहता है, और इस जुडिशरी को बैक टू इट्स प्लेस लाना चाहता है, इसकी ग्लोरी को साबित करना चाहता है। तो जस्टिस ओक ने जो कुछ कहा वो दुखती रग थी सारी की सारी, जो उन्होंने छू दी। और जस्टिस भुइया ने चंद शब्दों में
बीजेपी की जो जो भी फांसीवादी सोच है, अरुण जेटली का नाम लेकर के बाकायदा, कि किस तरीके से एनजेसी के मामले में उन्होंने क्या क्या टिप्पणियां की, और बाकी सारी चीजें, जजों की बोल्डनेस, जजों का ये साहस, इस सब का जिक्र किया। यही वो चीजें हैं जिसकी रह रह करके हमारे तमाम शोज के अंदर चर्चा होती है मेरे आपकी, कि भाई कैसी जुडिशरी चाहिए, कैसी हो गई। आप ये बताइए ना कि आपने केस फाइल किया और कोई आपको ये बता दे कि फला जज की बेंच में लग गया तो ये होगा, तो ये उस जज के लिए बचा नहीं। क्या वो अपनी शपथ के साथ न्याय कर रहा है? क्या वो संविधान के साथ न्याय कर रहा है? और ऐसे अनगिनत उदाहरण, अनगिनत उदाहरण मैं और आप दे सकते हैं, क्योंकि इस पे तमाम हमने इतना बात जितना रुजू किया। जस्टिस ओक ने कहा, मैं तो निजी तौर पर बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन उनकी बात में एक चीज छूट गई, शायद वो नहीं भूल गए होंगे उस समय। उन्होंने कहा ना कि जिस ऐसे तमाम मामले हैं जहां पर मजिस्ट्रेट के यहाँ जमानत हो जानी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में जमानत मांगने आता है बेचारा, और वहां भी नहीं मिल पाती कई बार। इसके उलट भी एक चीज है, जिनको सुप्रीम कोर्ट में भी हाथ पांव बांध करके, ऐसे ऐसे खतरनाक जीव हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में भी हाथ पांव बांध करके लाना चाहिए, मजिस्ट्रेट उनके लिए कुर्सियां उठा के रखता है। कितने हैं? अब कहें नाम गिनाने लगेंगे तो आदमी कहेंगे देखो भाई, इतना खतरनाक आदमी का नाम ले रहा है। सब भाजपा राज में सिक्योरिटी ले ले घूम रहे हैं। 10 लाख का इनामी, 5 लाख का इनामी, 7 राज्यों घूम वांटेड था, फरार था। सब केस खत्म, धनाधन धनाधन केस खत्म हो रहे, और घूम रहे माननीय बन के। भतीजा विधायक है, पत्नी एमएलसी हो रही है, कहाँ कहाँ कितने सारे हैं, बताओ नाम बताए। उनका उनको ऐसे लोगों जिनको सुप्रीम कोर्ट बांध के लाना चाहिए हाथ पांव, सारे मौज में है। उनके मजिस्ट्रेट सामने खड़े ना हो पाए उनके। हाँ, गरीब आदमी, कमजोर आदमी, हम लोग जैसे आम आदमी है, उसको अगर है तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत कहाँ। सूर्यकांत के ही अगले सीजीआई है भाई, सूर्यकांत जी हमारे अगले सीजीआई हैं। इंतजार करिए आप लोग अमृतकाल के और प्रखर रूप का, प्रखरतम रूप का। वो भयंकर टिप्पणियां दे दे करके जमानत एक कुम नहीं दिए। जमानत तो बहुत कम ही उनके बेंच से हुई है। उनके उनके प्रताप की बड़ी चर्चाएं हैं, हम आगे नहीं बता सकते, लेकिन प्रताप की चर्चाएं एक आध शो में हमने दिखाया है। वो सुप्रीम कोर्ट में जब जज बनने वाले थे तो सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस ने इतनी बड़ी चिट्ठी लिखी थी इनके खिलाफ, इतनी बड़ी चिट्ठी, भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में। सोचिए, अगर सोचने मतलब मन कर रहा हो तो सोचिएगा। जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस उज्जवल भुइयां, ऐसे जज मुझे लगता है कि अपने विचार रख लेंगे। लेकिन हाँ, सिस्टम बदले ना बदले, लेकिन अगर किसी को इस जीवन में पैसा कम सम्मान ज्यादा चाहिए तो जस्टिस अभय अशोक को देखेगा। अगर सम्मान चाहिए, पैसा नहीं, और बाद में पोस्टिंग नहीं चाहिए कि 4 गाड़ी आगे पीछे किसी ट्रिब्यूनल में बैठना हो या संसद में बैठना हो, सम्मान चाहिए तो जस्टिस अभय अशोक जिस दिन रिटायर हुए थे, दो जजों का रिटायरमेंट हुआ है अभी हाल के दिनों में। एक जस्टिस बेला एम त्रिवेदी नाम है, बहुत सुना होगा नाम ये आप लोग। और एक अभी बेला एम त्रिवेदी पर एक पत्रकार ने टिप्पणी कर दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्रिमिनल जो है कर दिया, अवमानना जो है, आपराधिक अवमानना। खैर, कोई उन्हें इससे नहीं फर्क पड़ता है। तो बेला एम त्रिवेदी, उनके रिटायरमेंट पे पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जो बार काउंसिल है, बार एसोसिएशन, बार एसोसिएशन काउंसिल, बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट का, और जो ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑन रिकॉर्ड एडवोकेट्स का एसोसिएशन है, दोनों बहिष्कार कर दिया। फेयरवेल नहीं हुआ। ऐसा पहली बार कि दोनों सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट के संगठन हैं, उन्होंने बहिष्कार कर दिया। फेयरवेल नहीं हुआ, फेयरवेल नहीं हुआ भैया, बहुत बड़ी बात है। क्या चाहिए? हम बहुत छोटे लोग हैं किसी जज को, किसी न्यायमूर्ति को सजेशन देने वाले। हमारी वो हैसियत भी नहीं, मैं मानता हूं कि है, लेकिन जो है वो बताएंगे। तो जो हुआ, एक को फेयरवेल नहीं मिला, और दूसरे जस्टिस अभय अशोक के रिटायरमेंट पर जगह नहीं सुप्रीम कोर्ट में थी, खड़े होने की जगह नहीं थी। उस दिन ऐसा था, अगर मैं दुरुस्त हूं शायद सैटरडे या कोई दिन पड़ा था, उसके बाद छुट्टी थी। उस दिन पर लोगों ने कहा कि अगर ऐसे दिन फेयरवेल रखेंगे जस्टिस अभय अशोक का, तो जैसे वीकेंड या छुट्टी अगर आगे है तो निकल जाते हैं लोग, तमाम लोग बाहर निकल जाते हैं। तो ये हुआ, ऐसे दिन पर रखेंगे जस्टिस ओक को, हम लोग विदाई भी नहीं दे पाएंगे। रखा गया, और मुझे लगता है जो साल भर सुप्रीम कोर्ट नहीं आया होगा वो भी उस दिन आया। छुट्टी उट्टी मनाना और घूमने जाना तो सबने कैंसिल कर दिया।
गैलरी में जगह नहीं थी। बोलने के लिए एक-एक वकील अंदर की 2 शब्द बोल दें, तरस रहे थे। हमारे यहाँ अक्सर बैठते हैं, मैं आपको एक क्लिप भले 2 मिनट लंबा हो, सुना देता हूँ थोड़े पोर्शन। वहाँ पे जस्टिस अभय ओक के लिए ऐसे होता है ना सम्मान पाना। बलराज मलिक हमारे यहाँ आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, मुखर हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा मुखर हैं, वो भी नहीं घबराते। देखिए, ये वही है उनके विदाई का, जस्टिस अभय ओक की विदाई का क्लिप है। प्ले Your करिए जरा। Honor, on behalf of Supreme Court Lawyers Forum, as well as citizen of this country, many people told me that today you can say few words, so that I am here. We express our gratitude and heartfelt thanks for your tireless dedication to upholding the Constitution and protecting the fundamental right of every citizen of this country. Our deep appreciation for your unwavering commitment to the justice, ensuring that the voiceless were heard and the marginalized were protected. Your Honor, we express our profound gratitude for your fearless defense of liberty and expression, safeguarding the soul of our democracy. We very thankful for your immense thankful for your service as a beacon of hope, ensuring justice was accessible and equitable for all, as well as sincere acknowledgement for your relentless pursuit of fairness, leaving an indelible mark on Indian judiciary. Your Honor, we appreciate your courageous guardianship. Your resolute stand on freedom of expression and personal liberty has fortified the pillar of the Constitution. Being judicial luminary, your erudite judgments from Imran Pratap Gadi to Pavana Debar reflect a profound commitment to constitutional values. Your Honor, you are champion of justice. Your legacy as a protection of Article 21, rights, privacy, shelter, and fair trial will inspire generation of advocates. And Your Honor, one more thing. You are the torch bearer for protecting the fundamental right, particularly right to expression and liberty, and this message to each and every common citizen of this country. And people are feeling such the name of a judge of Supreme Court discussed in the each and every corner of the country. That is the biggest achievement of any judge of a constitutional court, in particular in the Supreme Court, Your Honor. All you are before me are the illuminating judges of this court, the country hoping for that. And Your Honor, one more thing. Thank you. Yes, Mr. Yes. Last one word, Your Honor. Please be brief. Yes, brief. So we express our profound gratitude and admiration for your exemplary service to the nation as a Justice of Supreme Court of India. So we honor your remarkable contribution to the judiciary, particular unwavering commitment to safeguarding fundamental rights. I am personally, as well as crores of citizens of this country, are paying this gratitude and this appreciation through me. That's only. Thank you very much. हटा दे। देखिए बीच में तारीफ सुनते सुनते कभी ना रहने दे भैया। ये हमने क्यों सुनाया हेमंत भाई, इसी फाइनल कमेंट। ये देख रहे हैं आप, मतलब वहां का माहौल हम दूर से, मैंने उस दिन दूर से होता ना कि आप घर बैठे भी कहीं की गर्मी का एहसास कर पाए। उस सुप्रीम कोर्ट में जो उस समय का माहौल था उस दिन फील किए। और हमने स्पेशली रात में, मैं कभी किसी जज के रिटायरमेंट, इस सब पे हम लोग प्रोग्राम नहीं करते, जज के रिटायरमेंट पे क्या प्रोग्राम, लेकिन किया। और बेला त्रिवेदी के भी 2 पे किया। ये इतना बड़ा फर्क सुप्रीम कोर्ट में ये माहौल था। मतलब एक नहीं कितने सारे आपके हम लोग के तो भाई रोज बातचीत होती है, इतने अधिवक्ता हैं, मित्र हैं, भाई हैं। कहने थे जगह नहीं पांव रखने की। क्यों नहीं अभय ओक क्यों नहीं आइडियल हो सकते? जस्टिस भुइया क्यों नहीं आइडियल हो सकते? क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों गोगोई आइडियल हो, क्यों चंद्रचूड़ हो, क्यों दीपक मिश्रा हो, क्यों यही सब आइडियल हो रहे हैं? आशीष जी, एक बेसिक चीज का फर्क है कि आप अपनी किस तरीके की लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं। सवाल केवल इतना है, आपने जो पद की शपथ ले ली, 65 साल तक आप सेवा में हो, अगर आपका इतने लंबे कैरियर के अंदर आप संतुष्ट नहीं हो पाए, तो आगे का जो 2-3 साल के लिए जो भी आप अपने अपॉइंटमेंट या एंगेजमेंट ले लेंगे, उससे क्या आपका भला होने वाला है? सवाल ये है कि आप जिस पद पर हैं, क्या आप उसके साथ न्याय कर पा रहे हैं? बेसिकली यू विल बी रिमेंबर्ड और नॉट रिमेंबर्ड फॉर योर लेगेसी। केवल इतनी ही बात समझनी पड़ेगी, इसके अलावा कुछ है नहीं जीवन में। ये सब पैसा, पद, पोजीशन,
ये सब सेकेंडरी चीजें। आज भी देश के तमाम जजों को कितने सम्मान के साथ याद किया जाता है, और कैसे ऐसे ऐसे जज हैं जिन्होंने अपने टाइम में पहली बार देश के इतिहास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जब वो सीजीआई बने तो उन्होंने सारे वही कारनामे किए जिसका वो विरोध करते थे। तो ये तो आशीष भाई, इट डिफर्स फ्रॉम मैन टू मैन। किस तरह की लेगेसी आप क्या लेकर के आए थे और क्या जब छोड़ के जाते हैं, वो स्थिति जो है, जो जो अभी इससे पहले जो चीफ जस्टिस थे, जो भगवान से पूछ के जो फैसले लेते थे, जो गणेश पूजा पे प्रधानमंत्री को बुलाते थे, उनकी आप बातें सुनिए, समझना पड़ेगा आपको। उनको मैं कहता हूं, उनका कोई भाषण सुनेंगे ना आप, तो जयशंकर टाइप भाषण होता है उनका। जयशंकर, अरे गजब की अंग्रेजी, बहुत परले दर्जे की। उनको मैं क्या कहता हूं, वो है सारे के सारे वीकेंड सेमिनार जज। जो वीकेंड हुआ, शनिवार इतवार को कोर्ट है नहीं, तो किसी जगह पे गए और वहां पर बहुत आदर्श बघारा, बहुत आदर्श बघारा, कानून का, संविधान का, नागरिक अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का, सारी चीजों का ज्ञान देंगे। और जैसे ही अगले दिन बेंच पे बैठेंगे, काम वही करेंगे जो सरकार चाहेगी। ऐसे कितने लोगों को गिन सकते हो आप? तो जो वीकेंड सेमिनार जज हैं इस देश में, उनकी जरूरत नहीं है। अपने देश की जुडिशरी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एंड विद ऑल ड्यू ह्यूमिलिटी मैं कहना चाह रहा हूं, उनको वर्बल डायरिया की बड़ी प्रॉब्लम है। आप कोई केस आएगा ना, तो पूरे देश की क्रांति वहां पे राष्ट्र के नाम संदेश देंगे वो बैठ करके, कभी इस पक्ष को कभी उस पक्ष को। और जब आप ऑर्डर पढ़ेंगे ना, उसमें वो एक शब्द नहीं मिलेगा, एक शब्द नहीं मिलेगा। तो जुडिशरी का काम, माफ कीजिएगा, देखिए आप बहुत छोटे लोग हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा, वी आर नोबडी टू टीच और प्रीच जुडिशरी एज सच, लेकिन जुडिशरी को भी ये सोचना चाहिए कि पूरा देश उनकी तरफ देखता है तमाम ऐसे मुद्दों पे। उसमें उनको प्रीच करने की जगह नहीं है, उनकी तो कलम बोलती है। उनके तो जो जो भी चीजें हैं, उनकी तो कलम बोलेगी ना भाई, सारा देश फैसले पड़ेगा। तो आपको वर्बल डायरी की जरूरत ही नहीं। आपने मसीह के केस में देखा, चंडीगढ़ वाले ने क्या क्या गदर मचाया। अभी जो मध्य प्रदेश का जो डिप्टी सीएम था, जो पहुंचा था सेल्फ सुअटोकॉग्निजेंस के बारे में, ये कर दिया, वो कर दिया, फला कर दिया, और फिर उसको बेल दे दी, एंटिसिपेटरी बेल दे दी उसको। तो भाई उस क्रांति की क्या जरूरत है? क्रांति के नाम पर आप भ्रांति मत कीजिए। जुडिशरी का काम थोड़ी, जुडिशरी का काम फैसले देना, आप दीजिए, मेरिट पे दीजिए। जैसा जस्टिस ओक ने कहा, जैसा जस्टिस भुयार ने क्या कहा, कि आपका कोई भी फैसला किसको नाराज करता है, किसको खुश करता है, ये सवाल नहीं। वो जो संविधान के जो चारों पाए हैं, क्या वो उस पर मजबूती से टिकता है? नहीं, सवाल केवल इतना सा है। तो क्या इतना भी नहीं सोच सकते? वर्बल डायरिया की जरूरत नहीं है, कलम बोले ना। तो ये केवल हमारे हायर जुडिशरी को सोचना चाहिए। और जो 65 साल और 62 साल में आप नहीं कर पाए कार्यकाल में, आखिर के 3 या 5 साल में कुछ नहीं कर पाएंगे, भूल जाइए आप इस बात को। वो एक मानव सुलभ एक प्रवृत्ति है कि पद बना रहे, पोजीशन बना रहे, सरकारी गाड़ी बढ़ी रहे, स्टाफ बढ़ा रहे, बंगला बढ़ा रहे, लेकिन वो आपकी लेगेसी में कुछ जोड़ता नहीं है। वो पूरी बिरादरी पे कहीं ना कहीं एक साख पे सवाल उठाता है। मेरा तो केवल इतना ही मानना है। आप जितने दिन आज जस्टिस ओक की आप बात कर रहे हो ना, क्यों कर रहे हो आप उनकी बात? तो उनकी लिगेसी, और दूसरों का नाम लेना भी पसंद नहीं करते। आप क्या बोलते हो कि एक वो जो राज्यसभा में चले गए, आप तो ऐसे बोलते हो। सच है ये बात, तो राज्यसभा में चले गए, क्या कर लोगे बताइए? एक वो जो अभी भी नियुक्ति की शायद प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो गणेश पूजा भी इकट्ठी कर ली थी। उसके बाद आप लोगों ने सोशल मीडिया पे शो कर करके ऐसी दुर्गति कर दी कि वो बेचारे अभी तक अपॉइंटमेंट में दिक्कत आ रही है उनको। फिर ये हुआ कि भाई बेटे की अपॉइंटमेंट करवाओ हाई कोर्ट में कहीं। तो वो सारी चीजें बेसिकली जो आपने पूरी जीवन में अर्जित किया था, उसको गंवा देने जैसी चीजें। तो अपनी साख ऐसी बनाइए, आपने शपथ ली है, आपको किसी चीज की वो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस के ऊपर कुछ होता नहीं, उसके बावजूद भी अगर आप इन छोटी चीजों में जाएंगे तो आप देश का, देश के संविधान का, देश की कानून व्यवस्था का, देश की न्याय प्रणाली का नुकसान करेंगे, और लिगेसी आपकी अच्छी नहीं रहेगी। केवल मेरा इतना कहना है। मैं तो एक ही निवेदन करूंगा कि जैसे ये कार्यक्रम था, ये तो मान लिया कि मुंबई और गोवा हाई कोर्ट के जो है बार एसोसिएशन ने किया था, लेकिन ऐसे कार्यक्रम हो या इन कार्यक्रमों से आगे बढ़ करके भाई जो करता है उसी से आदमी उम्मीद और पालता है। देखिए बहुत क्लियर है, जो करता है उसी से उम्मीद और पालता जाता है। जस्टिस साहब है वो, जस्टिस भुइयां, ऐसे जो भी लोग हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में या न्यायपालिका में कुछ ऐसा कदम उठाएं कि इसमें नीचे तक ताकत आए और ईमानदारी आए, रीढ़ की हड्डी हो, साहसी और निडर जज आए। एक चीज से मैं बहुत मतलब 100% इत्तेफाक रखता हूं और अपने आप में मानता हूं, मेरे से बहुत लोग शायद सहमत ना हो, इंसान बदलता नहीं है, जैसा जन्मता है वैसे मरता है। जितना बेईमान है, कोई कहे कि ज्ञान प्रोग्राम कोई देखेगा और वो ईमानदार हो जाएगा, कतई नहीं होने वाला है।
कतई नहीं होने वाला, मेरी निजी राय। बेईमान बेईमाने होता है। फिल्म में खलनायकों का आप देखे होंगे ना, वो खलनायक कई बार जब फंसता है तो एकदम गिड़गिड़ाता है, त्राहिमाम त्राहिमाम करता है, और फिर उसके बाद बदल जाता है। आखिर में जब हीरो की माँ को गैस चैम्बर वेम्बर में डाल देता है या पानी वाले में डाल देता है, नाक तक आंख तक पानी आने लगता है, तो कमीनेपन से हंसते हुए कहता है ना, तुझे क्या लगा था मैं छोड़ दूंगा, अब देख तेरी माँ मरेगी। तो इस टाइप का, तो जो भीतर होता है ना शैतान, अब बेईमान हो शैतान हो, वो नहीं बदलता। तो कुल मिला के कोशिश ये करनी चाहिए कि ईमानदार ही लोग आए, निडर साहसी, जो कह रहे थे जस्टिस भुइयां, ईमानदार यही आए। बेईमान आएगा और कोई सोचे कि उनको टीचिंग के से प्रीचिंग से कोई उपदेश दे के ज्ञान दे करके कोई महाराज आएंगे। आजकल तो देश भर में महाराज हैं, दिन भर प्रवचन चलता है टीवी, आएंगे तो उससे किसी बुद्धि बदल जाएगी, कुछ नहीं। भूल जाइए वाल्मीकि कि डाकू वाल्मीकि हो गया था, वो सब हुआ होगा जब हुआ होगा ना। कोई नहीं बदलता, जैसा जन्मता है वैसे मरता है। रही बात हम लोग छोटे आदमी आम आदमी, हमने कहा हम तो अपनी, हमारे पास लीगेसी लायक कुछ है नहीं, कुछ लेके तो कोई नहीं आया था, लेकिन जो छोड़ के हमको जाना वो हमें पता है। हमें अपनी ईमानदार जुबान को, जिसमें हम न किसी, कोई भी आज सरकार बदल जाए, जो सरकार आएगी उसी जितना सवाल आज पूछ रहे 1.5 गुना पूछेंगे, 1.5 गुना पूछेंगे, ताकि लोग सनद रहे कि नहीं ये तो वही आदमी है जो भाजपा मोदी को रोज सवाल पूछता था। तो हमको जो छोड़ के जाना हमें पता है। हमें किसी जो है न प्लॉट चाहिए और न पद चाहिए, दोनों नहीं चाहिए। तो इजाजत हमें दीजिए, उम्मीद यही करिए कि अच्छा समय आएगा, क्योंकि उम्मीद नहीं छोड़ सकते हम लोग। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।